अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त रमज़ान मुबारक था फुल ऑफ हैपनिंग था। हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आई और वो कामयाब हुई। आई तो पहले भी कामयाब हुई और उसके नतीजे में एक हुकूमत की तब्दीली अमल में आई और जो ट्रेजरी बेंचेस पे थे वो अपोजिशन बेंचेस पे, जो अपोजिशन बेंचेस पे थे वो ट्रेजरी बेंचेस पे। ऑल दो कि जो जिनको अपोजिशन बेंचेस पे होना था वो शायद रिजाइन दे के बाहर गए, बट एनीवेज अब वो इस खान साहब का अपना एक अलग बयानिया, वो कहते हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद तो बात की बात है, ये एक साजिश के नतीजे में हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये कॉल दे रखी है कि अब ईद के बाद वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे और उनका एक मुतालबा है कि जी आप फौरी तौर पर इंतखाबात करा दें। और डेफिनेटली वो मुतालबा इसलिए भी है कि अभी उनका एक पॉपुलर नैरेटिव है जो लोग उसको बाय कर रहे हैं, वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन क्या उनको भी शायद खदशा होगा कि लॉन्ग रन वो उसको सस्टेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हुकूमत कहती है कि जी हम हुकूमत है, हम डिसाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इलेक्शंस कब होने, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बहरहाल इन सब चीज़ों पे बात करते हैं कि ईद के बाद सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का क्या होगा। जो सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उवैस तौहीद साहब और इसके साथ साथ मुबशिर जैदी साहब। तमाम जो शख्सियात हैं उनको प्रोग्राम में वेलकम। इफ्तिखार साहब, जरा आपसे इस बात को कर लेते हैं आगाज़ कि ईद के बाद सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि खान साहब तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो हुकूमत रजीम चेंज हुई है, हुकूमत की जो तब्दीली अमल में आई है वो तहरीक अदम एतमाद की, क्योंकि वो कहते हैं एक साजिश है और इस साजिश का खात्मा तभी होगा जब आप शफाफ इंतखाबात दोबारा से करा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका मुतालबा आप ये सही मानते हैं आपकी नज़र में? मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान का एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसने कभी आइन के तहत हलफ लिया हो, वो आइन का खिलवाड़ कर रहा है और आइन का मजाक उड़ा रहा है। जो तब्दीली आई है वो आइन के ताबे आई है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आई है और लोगों के हेड गिन के आई है। अगर उसको तस्लीम नहीं करना तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के आइनी निज़ाम को तस्लीम करने से इनकारी है। मुझे नहीं समझ आती वो आदमी फिर अपने आप को जमहूरियत का हामी कैसे कहता है जो आइन के निज़ाम के तहत होने वाले फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर। उवैस तौहीद साहब, अब खान साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जिसको इफ्तिखार साहब ने बड़ी अच्छी और बड़ी उसमें बात की है मुदल्लिल के जी एक आइनी तब्दीली आई है, आइन के तहत आई है, अब उसको ना मानने वाला जमहूरियत का लंबरदार नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल खान साहब तो खान साहब हैं, तो अब ईद के बाद जो वो एक सियासी मेला लगाने का सोच रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो ईद के बाद उनका लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और फिर देखेंगे, और शेख रशीद साहब की अपनी पेशगोइयाँ साथ साथ चल रही हैं, क्या देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो, हम 2014 में वापस चले जाएंगे? देखिए, 2014 में तो बहुत बाजू इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ के बाजुओं को थामने के लिए मौजूद थे। ये जाहिर बात है कि 2022 है और इमरान खान साहब क्या पार्लियामेंट से नाराज़ हैं या अदालतों के 12 बजे खुलने पे एतराज़ है, नाराज़गी है उनकी, या फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट से खफगी है। मुझे ये लगता है कि खान साहब पार्लिमानी निज़ाम को तो बेहतर नहीं समझते, या उनके कैंप में अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, खान साहब को 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो आइन में तब्दीली लाएंगे और फिर अर्दोगान साहब की तरह वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे और वो बाकी लोगों की जो एग्जिस्टेंस है, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस, उसके वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी तरफ ये कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी उनकी जो है उसकी कई वजूहात हैं। वो ये समझते हैं कि भाई वो तो उनके वजूद का हिस्सा थे, तो ये अक्सर क्या हो गया। नहीं भाई, जाहिर बात है कि बहुत कुछ आपने भी किया, आपसे उम्मीदें, तवक्कुआत जो थी सही या गलत वो पूरी नहीं हुई, और अक्टूबर के बाद ये मामला तो काफ़ी सामने आ गया नादिया हम सब लोगों को कि जब ISI की सरबराही की तैनाती का कज़िया हुआ तो फिर हमें लगा कि ये फासले बढ़ गए हैं और ये जो इंटरव्यू कॉल्स और मीटिंग्स और फिर तवालत, तो वो उसको लेके फिर एक जब खरीज हुई तो जाहिर बात है कि वो इत्तेहादी जो एक फ़ोन कॉल पर मैनेज हो जाते थे, वो इत्तेहादी जो हैं पहले तो हक्का बक्का रह गए, MKM और चौधरी बिरादरान की काफ लीग, लेकिन उसके बाद जब देखा कि खामोशी है, रेडियो साइलेंस है एक तरह से,
तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने जब अपना साथ कुछ काफली के लोगों ने, कुछ माई बाप के बाप पार्टी ने या बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथियों ने जब साथ छोड़ा, तो फिर खान साहब की जो तहरीक इंसाफ या उनके वजीरों या उनके मुशीरान, उनके ज़मीन जो पैरों ज़मीन जो है वो निकल गई और उसका गुस्से का इजहार करें। खान साहब देखिए नादिया, जिसको उनकी सियासत से इख्तलाफ हो, इत्तफाक हो, लेकिन वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी हैं। नया बयानिया जिसमें जितने भी झोल हों, और हम ये पहले रोज से कह रहे हैं कि उनके इस बयानिए में झोल है, ना साजिश का केस, ना साजिश का लफ्ज़ है, ना उसके अंदर अपोजिशन रहनुमाओं का जिक्र है कि जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को टॉपल करने की साजिश की है अपोजिशन रहनुमाओं और ये सारे गद्दार हैं। तो वो उनका सियासी तशरीह तो हो सकती है, सियासी बयानिया हो सकता है, और उनके ये बयानिया उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज या यंगर जनरेशन या वो लोग जो अमेरिका से अपनी पैदाइश से लेके गम गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक तरफ जलसा हो रहा हो वहाँ पे अमेरिका को नारे भी लगाएंगे खिलाफ और दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड मिल रहे हो तो वहाँ भी उतना ही रश होगा, पहले नारे लगाएंगे फिर ग्रीन कार्ड लेके दूसरी कतार में चले जाएंगे। तो तजाद हमने देखा है बचपन से लेके, लेकिन इस बयानिए को वो सस्टेन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अगले 4 से 6 हफ्ते उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ना वो टकराव या तसादुम की सूरत हाल इख्तियार करना चाहते हैं कि वो अगर हो गया तो फिर तो काया पलट जाएगी, किस तरह इदारों से टकराव लेंगे, और मार्च अगर कर दिया लॉन्ग मार्च तो उसके बाद क्या होगा? क्या धरना वो दे सकेंगे 126 दिन का? उससे हुकूमत टॉपल हो जाएगी, गिर जाएगी। तो आखिरी उनके पास चांस ये है कि वो इस तरह पोलराइज एनवायरनमेंट दिखाएं, एस्टैब्लिशमेंट को भी मजबूर करना चाहें, इस हुकूमत को भी काम करना न दें, जिसके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। जो लंबी एक कतार लगाई उन्होंने वजीरों और मुशीरों की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, उनको प्रूव करना है कि वो माशी मसाइल से कैसे निकालेंगे, ये सियासी बहरान से अपने आप को कैसे निकालेंगे। इसको हम जरा सेकंड उस पे करते हैं ओवैस भाई साहब, जरा गामी के जो चैलेंजेस हैं। अगर आखिरी जुमला मुझे बोलने देना दिया, इन सारे जो सियासी इशार की बुनियाद जो है वो अगर आप ज़ेर ज़मीन तलाश करने की कोशिश करें तो वो नवंबर की तैनाती का मसला है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चाहेगी कि वो तैनाती करें आर्मी चीफ की, और खान साहब कहीं ये चाहते हैं उनकी तहरीक इंसाफ कि शायद उससे पहले ही इलेक्शन हो और इसी बयानी के बुनियाद पे वो अक्सरियत हासिल कर सकें। जी नाज़िर, थैंक यू सर। मुबश्शिर ज़ैदी साहब, अब इस चीज़ से कम अज़ कम जो वैस तो ऐसा बात कर रहे हैं तो इस चीज़ से एक बात तो इस्टेब्लिश हो रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी एक बड़ी वजह बनी, और इसका इजहार अब बहुत सारे हलकों में हो रहा है। इवन PMLN के लोग भी मीडिया पे आके बात कर रहे हैं कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब थे, फवाद चौधरी साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड ये बात की, इस वजह से ये हुकूमत का खात्मा हो गया। और एक तो मुझे ये बता दीजिएगा, यानी आज भी अगर हम बात कर रहे हैं कि वो इदारे कहते हैं न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर जो हुकूमत का खात्मा की जो वजह बनी वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ की वजह बनी, आप इसको इंडोर्स करते हैं? सेकेंडली एक और बात पूछनी है कि अब जो कह रहे हैं खान साहब, या चलें दूसरी बात मैं इफ्तिखार साहब के लिए रखती हूँ, आप इसका सर जवाब दीजिएगा प्लीज़। देखिए, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात की ख़राबी की बात है तो बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मगर क्या खान साहब उस इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर जो है वो धरना दे पाएंगे या उस तरह मार्च कर पाएंगे जिस तरह की सपोर्ट उन्हें 2014 में मैसर थी? मेरे ख़्याल में इसमें बहुत से इबाम वाक़े हैं। साथ ही साथ जो उनका आइन और जो कानून के बारे में बिल्कुल मैं ना मानूं वाला एटीट्यूड है, मेरे ख़्याल में वो ख़ुद अपने लिए दरवाज़े जो है वो बंद कर रहे हैं फ्यूचर किसी भी किस्म की बातचीत के साथ, खा वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, खा वो दूसरी सियासी जमातों के साथ हो, खा वो उन अपने इत्तेहादियों के साथ हो जो उनकी तरफ आए थे। तो मेरे ख़्याल में खान साहब जो है ना इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस हो जाएं, मगर ख्वाहिश और अमल में बहुत फ़र्क होता है। ख्वाहिश तो ज़ाहिर है सबकी होती है, ख्वाहिश तो मेरी भी है कि एलॉन मस्क बन जाऊं, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं बन सकता। तो बात ये है कि खान साहब का जो मैं ना मानूं वाला एटीट्यूड है ना, ये कुछ हफ्ते तो शायद सस्टेन कर पाए, मगर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसको उस तरह से बाय करेगा। और आप अकेली जमात जो है वो इंतशार तो फैला सकते हैं आप, जो आप फैला रहे हैं,
मगर क्या आप ख़ुद अपने रास्ते बंद कर रहे हैं फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी भी तरह वज़ीर आज़म बनने के? ये बात खान साहब के सोचने की है, जिसको वो अभी नहीं सोच रहे। उनका ये ख्याल है कि वो जो अपनी वोट बैंक है, उनका यूथ है, तो वो जो है उनको दोबारा पावर में ले आएगा, जो उनकी गलत फहमी है। साथ ही साथ ये भी हमें देखना होगा कि ये जो नई हुकूमत है, जो नया अब ये आई है हुकूमत, ये किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर तो माशी हालात ख़राब होते हैं तो खान साहब को खान साहब की जो तहरीक है उसको तक़वियत ज़रूर मिलेगी और लोग जो है उसको ज्वाइन करेंगे। तो बहुत हद तक डिपेंड इस हुकूमत पे भी करता है कि वो किस तरीके से हुकूमत चलाती है। ख्वाहिश इनकी भी यही है कि अगले साल तक इलेक्शंस हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन मोड जो है वो तो ऑन हो चुका है। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस क्या हो की, और ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होगा, क्योंकि वो दाग जो 2011 के 31 अक्टूबर के जलसे में लगा था कि जी स्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट है, फिर 2014 के धरने में लगा, फिर 2018 के इलेक्शन के बाद इनको हुकूमत मिलने में लगा कि जी स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए। तो अब अगर स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है और इदारे न्यूट्रल हैं, तो खान साहब का इसमें मुस्तकबिल क्या होगा, ये खान साहब को प्रूव करना है। ब्रेक से वापस आऊँगी तो एक सवाल है जो इफ्तिखार साहब की सामने रखूंगी, उसका जवाब उनसे लेना चाहूँगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, अब एक जो अभी वैस्तौई साहब ने भी बात की कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको 2/3 की अक्सरियत मिले ताकि वो इत्तेहादियों के दर पे ना हो, किसी से उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और इसका बार बार जिक्र भी कर चुके हैं। 2013 के इलेक्शन में आपको भी याद होगा, जिस विक्ट्री स्पीच का बार बार खान साहब जिक्र करते थे कि बड़ा उन्होंने वक्त से पहले ही दे दी थी, रिजल्ट से पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब ने दे दी थी कि हमें अक्सरियत चाहिए। तो कहते थे वो किससे अक्सरियत मांग रहे थे। तो आज जो खान साहब ये बात करते हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, अब वो किससे ये अक्सरियत मांग रहे हैं? क्या वाकई सिर्फ अपने वोटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं? देखें, जो बात आप नवाज शरीफ से मंसूब करते हैं वो कुछ और थी। हम एक प्रोजेक्शन कर रहे थे इलेक्शन रिजल्ट की, और उस प्रोजेक्शन से ये महसूस होता था कि उनकी जो पार्टी है दूसरी पार्टियों पर बर्तरी रखे हुए है। उस बर्तरी के पेश नज़र नवाज शरीफ ने लाहौर में अपने घर में आके ये कह दिया कि उनको 2/3 अक्सरियत की तवक्को है, ये उसने कहा। और अभी इलेक्शन रिजल्ट चल रहा था, अभी काउंटिंग चल रही थी, उसको तो पोलिंग स्टेशन बंद हो चुके थे, वोट कास्ट हो चुके थे, वोट काउंट हो रहे थे ऑल ओवर द कंट्री। और मैं जो उसमें खुद बराह रास्त जिम्मेदार हूँ उस सारे प्रोजेक्ट का। हम तो एक एक जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से रिजल्ट लेके दे रहे थे। वो तो ये बात है। बाकी मुझे एक बात बताई जाए कि जितनी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ने शख्स की 2011 से लेके 2022 तक 11 साल इस मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाने की कोशिश की गई जिसमें लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं थी, लोगों को इख्तिलाफ करने की इजाज़त नहीं थी, लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी 2018 में नहीं दिलवा सकी, तो न जाने इनको अब 2/3 मेजॉरिटी कौन दिलवा सकता है। मेरे लिए तो हैरानगी की बात है। मैं स्टूडेंट हूँ इस साइंस का, जो इलेक्शन की साइंस है, मैं इसका एक स्टूडेंट हूँ, आम सा छोटा सा। मैं नहीं समझता ऐसा मुमकिन है, एक बात। और इतना वोट इनको मिला, ये कभी उतना वोट भी शायद अब हासिल ना कर सके। दो पार्टियों को ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के जो प्लान था, जो मंसूबा था, जो ख्वाहिश थी, बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि इन दो पार्टियों को रिप्लेस किया जाए, उस ख्वाहिश को इस्तेमाल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर काम किया। और बाकी रहा मॉब के ज़रिए अगर आप तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। तो फिर आप आइन की बात ना करें, फिर आप पार्लियामेंट की बात मत करें, फिर आप इलेक्शंस की बात मत करें। आप मॉब लें, मॉब तो आप पहले भी लेके आए थे। और उस मॉब को किसने पैसे दिए थे? क्या आज तक हम सहाफ़ियों ने, इतने साल गुजर गए, कोई इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट तैयार की कि उस मॉब को पैसा कौन दे रहा था, वो मॉब सस्टेन कैसे कर रहा था, वो मॉब आता कहाँ से था रात के वक्त? छोड़ें इन बातों को। हम इन बहसों में उलझे हुए बहुत बुरी तरह अपने आप को नुकसान पहुँचा चुके हैं। मैं तवक्को करता हूँ इमरान साहब से, वो सियासत करेंगे। वो नहीं करेंगे जो लाहौर में तकरीर करके गए, वो नहीं करेंगे जो तकरीर इस्लामाबाद में कर रहे हैं,
वो वैसी तकरीर नहीं करेंगे जैसी मुल्तान में कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, ये भी उनको सोचना पड़ेगा, या कुछ और चीज़ को लीड कर रहे हैं। ये संजीदा मामला है और इस पर हमें गौर करना चाहिए। डेमोक्रेसी इज द ओनली वे लेफ्ट फॉर दिस फेडरेशन। अगर डेमोक्रेसी न रही तो इस फेडरेशन को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जो फिर रिपेयर नहीं होगा। और आप लोगों को उकसा रहे हैं लोगों पे अटैक करने के लिए। आपके साथी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, छुप के नहीं कर रहे, बयान जारी कर रहे हैं। तो इन हालात में आपको एक बात समझना चाहिए कि मेरा मुल्क ऐसे सिविल वॉर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी असासे हैं। क्या उस मुल्क के अंदर अगर सिविल वॉर होती है, गलियों में फसाद होता है, लाशें गिरती हैं, दुकानें जलती हैं, आबादी को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, तो आपके उस जो असासे हैं उनकी फिर हिफाजत की जिम्मेदारी किस पे आएगी? ये बहुत संजीदा मामलात हैं। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता जो लाहौर में उन्होंने इस्तेमाल किए अपने बारे में, जो उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बारे में इस्तेमाल किए, वो लफ्ज़ नहीं मैं दोहराना चाहता। और जो ये एक नस्ल पैदा कर रहे हैं नौजवानों की, खुदा ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनको हौसला दे बातों को समझने का। सियासत करने का इनको बिल्कुल हक है, आइन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर, और इंतखाबात उस वक्त होंगे जब इंतखाबात ने होना है। आप मुझे बताएं कि अगर मॉब के जरिए इंतखाबात कराने हैं तो फिर तो मॉब, इनसे बड़ा भी मॉब आ सकता है जो मजहबी जमातों का होगा, और उनका मॉब इतना खौफनाक होता है मॉब, ये तो कुछ मॉब ही नहीं है। तो आप ये चाहती हैं कि इस एक नई रवायत जन्म ले ले कि मॉब के दबाव के तहत इंतखाब का डेट दे दी जाए? ऐसा नहीं हो सकता। आपने इसका नतीजा देखा है अपना PNA की तारीख में कि PNA ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब फिर क्या हुआ? नए इंतखाबात तो नहीं हुए, अलबत्ता अफवाज पाकिस्तान ने मदाखलत की और उस पूरे के पूरे सिस्टम को पैक किया। इनकी मर्जी है। ये अगर नहीं समझना चाहते तो हम मजबूर हैं। हम कैसे समझा सकते हैं? हम छोटे लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, ज़्यादा दानश्वर हैं, इनके साथ अवाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ ही उस पर बात करती हूँ। वैसे तो साहब, अगर ये चीज़ें अब नहीं हो पाती, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट खान साहब के साथ नहीं होती, खान साहब मॉब ले भी आते हैं, वो सस्टेन कैसे होगा? इलेक्शंस, तो अगर इलेक्शन जल्दी करा दिए तो फिर तो इस जो पूरी एक्सरसाइज हुई है फ्रॉम अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स, तो वो तो फिर सारी वैसे ही बेकार हो जाएगी। इलेक्शन जल्दी का तो फिलहाल सवाल नहीं होता, तो फिर हालात किधर जाएंगे? मतलब खान साहब का फिर फ्यूचर क्या होगा एज अ पॉलिटिशियन? क्या वो सस्टेन भी नहीं कर पाते और अपोजिशन बेंचेस पे बैठना भी नहीं चाहते? नहीं, देखिए, जारी बात है नादिया के कितने अफसोस की बात है कि हमारी जितनी भी सियासी बहसें होती हैं या मुबाहिसे होते हैं या नशिस्तें होती हैं टीवी चैनल्स पे या रेडियो पे या वैसे, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कितनी दफ़ा जिक्र आता है। ठीक है, माजी के अंदर बहुत रोल रहा है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बारहा ये बात की है हमने कि इस्टेब्लिशमेंट का अगर सियासी और पॉलिटिकल डोमेन के अंदर के मेन उनका बयानिए में उनका नाम आएगा तो उनकी साख को नुकसान पहुँचेगा। और इस वक्त भी ये देखिए कि इन सियासी जमातों को, जमहूरी क़ुव्वतें जिनको हम पार्लियामान के अंदर अलग करके भिजवाते हैं कानून साजी के लिए, लोगों के मसाइल के लिए, वो किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है हबनॉबिंग करते हैं, पिछले दरवाजे से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो। तो ये मैं समझता हूँ कि अवाम की ताकत के साथ जब आप सियासत करते हैं और कानून और आइन के दायरे में करते हैं और एहतजाज कानून और आइन के ताबे आप करते हैं, ये पूरी रियासत कानून और आइन के ताबे है। ये सारे इदारे जो है वो कानून और आइन के ताबे हैं, चाहे वो इदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पार्लियामान हो। ये जो मुझे लगता है कि जो खान साहब ने एक इंतशार की एक पॉलिसी या एक बयानिया बनाया है, इसमें एक तो ये इनको देखना है कि इस बयानिया को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर हसास इदारों ने खुद दूसरी दफ़ा जो इसके
ड्राफ्ट करने वाले थे असद मजीद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूएस, जो पाकिस्तान के थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। पहले उसमें भी साजिश का जिक्र नहीं है, दूसरे के अंदर भी साजिश का जिक्र नहीं है। हमें पता है ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कि इस तरह की हार्श अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, खुद मुख्तार होना चाहिए, खुददारी होनी चाहिए, और खान साहब ने अगर ललकारना है बिल्कुल ललकारे, लेकिन रियासती अमूर को जब आप सियासी बयानी में शामिल करेंगे तो फिर बिगाड़ होगा, और वो बिगाड़ किसी के संभालने में नहीं आएगा। आपकी मईशत का हाल देखें, आपकी यहाँ इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का हाल देखें। जो आप देख लीजिए कि मस्जिद नबी में जो हुआ, जो आसिफ सूरी साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में हुआ, दस्तो गिरेबां आप होंगे। लेकिन आखिरी बात मैं कहूँगा नादिया कि बदकिस्मती से मजहब का जो इस्तेमाल है, कार्ड है, रिलीजन कार्ड, वो इस्तेमाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी हुआ 70s के उसमें, और जब उन्होंने जुमे की छुट्टी की, जब उन्होंने सारे क्लब शराब खाने बंद किए, उनकी नज़र में वो कि मौलवियों का जो उलमा का जो एजेंडा था वो उसको टो करने में लगे रहे उनकी खुशनुदी के लिए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी किया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया, ज़िया-उल हक साहब ने जिस तरह किया, जिस तरह जिहादी कल्चर हमारे यहाँ प्रमोट हुआ, जिस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फ़रोग पाया, हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने के आंखों के सामने हमारे दोस्त अफगानिस्तान या कहीं और जिहाद के लिए गए। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया और नवाज शरीफ साहब ने भी किया। दूसरे दौर के अंदर जो उन्होंने शरीयत एक्ट पास किया था वो सेनेट में रुक गया था, वरना तो कौमी असम्बली से उन्होंने पास कर दिया था, अमीरुल मोमिनीन और शरीयत एक्ट पास करवा दिया था। कहने का मकसद ये है कि खान साहब को ये समझना चाहिए आज वो रिलीजन कार्ड उस माशरे के अंदर अगर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे अदम बर्दाश्त है, जहाँ पे लिंचिंग हुई है, जहाँ पे जग हसाई हुई है, जहाँ पर आपके हमारे दिल दुखे हैं, चाहे वो श्रीलंकन की लाश हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लाश हो, चाहे बशीर बिलोट साहब की हो, या हारून बिलोट साहब की हो, या मियाँ इफ्तिखार साहब के साथ इकलौते साहबजादे की हो, या उन नौजवानों की हो जो सरहदों का या दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के अंदर फ्रंट पे थे। आप देखिए 80,000 जाने को कम होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये देखें, हमने माजी में भी कहा है और अभी भी ये बात कर रहे हैं कि अगर आप की सियासत में इतनी गिरावट होगी और आपकी यानी कि सारे लोगों, सारे सियासी कायदीन, सारे सियासी अकाबरीन अगर वो होश का नाखून नहीं लेंगे, आप लीड करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, तो जो मिसाल आप कायम करेंगे अपने अल्फाज के अंदर, अपने सियासी बयानी के अंदर, उसको आपको लोग वेलकम करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, ना कि आप इस तरह का माहौल क्रिएट करें सिर्फ इक़्तिदार की पॉलिटिक्स के लिए या अपनी पॉलिटिक्स के लिए। चाहे कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो नून लीग के रहनुमा हो, या जमात इस्लामी के हों, JUI के हों, उनका भी आप देखिए, चले उनका तो एक है कि मजहबी सियासी जमात है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, मैं समझता हूँ कि हमें वेस्ट के अंदर अपना इमेज, अपनी कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है उसके अंदर अपनी डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ आपका ताल्लुक़ रखना है, अपना ताल्लुक़ बनाना है, ना कि आप कुएं के अंदर कुएं के मेंढक की तरह हो जाए और आपस में दस्तों गिरेबां हो जाए। बिल्कुल सही बात की है। और वैसे तो साहब आपने मस्जिद नबी वाले वाक़े का जिक्र किया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खास साहब किसी न किसी इफ एंड बट के साथ ही सही कम से कम मजम्मत करेंगे, इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इससे जो खान साहब की सियासत का दारोमदार है, मुबश्शिर ज़ैदी साहब ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो आपसे पूछूंगी, क्योंकि अदम बर्दाश्त है और इंतहा पसंदी है, ये कितना फ़ायदा देगी खान साहब को और इससे वो क्या हासिल कर पाएंगे। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, उस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुबश्शिर ज़ैदी साहब जो अभी ओवैस तोई साहब बता रहे थे उसके अलावा इफ्तिखार साहब ने बड़ी डिटेल इस पर बात की कि ये जिस ट्रेंड को इस वक्त हवा दे रहे हैं खान साहब, ये कोई बेहतर नहीं है और ना ही ये जमहूरी रवैये हैं। आज जो अदम बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की हम बात कर रहे हैं, इससे इनको हासिल क्या होगा? देखिए, उनको वो इस वक्त उनको हासिल, उनके सामने ये मकसद है कि किसी भी तरीके से वो मजबूर कर दे
सिस्टम को कि वो दोबारा फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं और जल्द ही हो जाएं। इस बारे में आपने उनकी ट्वीट्स भी फवाद चौधरी की पढ़ ली होगी तैनाती के बारे में, तो आपको अंदाज़ा हो जाना तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं। अब क्या चाहने और क्या होने में बहुत फ़र्क होता है। आप ये देखिए, जब 2018 में खान साहब आए थे तो पूरा एक सिस्टम उनके साथ था और एक हाइब्रिड रजीम का हमने पहली बार नाम सुना और बार बार ये तस्करा हुआ, हम एक पेज पर हैं, यकजान दो कालिब हैं और बिल्कुल हर चीज़ में सपोर्ट मिल रही है। उसके बावजूद खान साहब ने क्या डिलीवर किया। अब वो उन्हें भी पता है कि अगर वो अपने सियासी मुखालफिन के बारे में इन इश्यूज़ पर जाएंगे तो क्वेश्चन ये भी होगा कि जनाब आपने क्या डिलीवर किया। तो उन्होंने ये अमरीकी मुबैना जो साजिश है उसका सहारा लेके और उन्होंने अपने वोटर्स को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया है कि ये जो पूरा सिस्टम है यही करप्ट है और इदारे जो हैं वो भी जानिबदार हैं, तो लिहाजा हमें जो है आगे बढ़ के एहतजाज की तरफ जाना चाहिए। मगर जैसे मैंने पहले कहा, क्या खान साहब जो है वो एहतजाज को उस सतह पर वो ले, मैं समझ रहा हूँ कि वो चाह क्या रहे हैं, वो हमें ये सबको ये समझना होगा। वो चाह ये रहे हैं कि फोर्स कर दें किसी भी तरह की इंटरवेंशन किसी भी रियासती इदारे की तरफ से, चाहे वो फ़ौज हो चाहे वो जुडिशरी हो, ताकि वो मज़ीद एक विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दें। अभी तक आप देख रही हैं कि इदारे जो हैं वो रेस्ट्रेंट पे हैं और बारहा सॉफ्टर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश हो रही है कि ये ना करें। मगर अगर वो सिस्टम को उलटने की बात करते हैं, अपने घर को जो है वो आग लगाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उनको रोका जाएगा और रोकने के तरीक़े बहुत हैं। फ़राह खान के ख़िलाफ़ आपके ख़्याल में नैब ने जो अचानक इंक्वायरी खोली है वो ज़ाहिर है मेरे और आपके हुक्म पे तो नहीं खुली होगी ना। तो इस तरह की और चीज़ें अगर होंगी तो फिर उनको सॉफ्टर मैसेजेस दिए जाएंगे कि खान साहब आप जो कर रहे हैं वो ना करें, वरना आपको रोक दिया जाएगा। अगेन 2014 का धरना जो है बहुत ज़बरदस्त धरना था, मगर उसको पूरी सपोर्ट भी थी और जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि उसके बावजूद 2018 में खान साहब को सादा अक्सरियत हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो गया। अब तो तमाम उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं हैं और सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के किसी और सूबे में बहुत मुश्किल है उनके लिए कि वो अपनी पुरानी पोजीशन बरकरार रख पाएँ। तो वो ये चीज़ भी जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वो टेम्परेचर्स को उस सतह पर लेके जाना चाहते हैं जिस पे कोई ना कोई इंटरवीन करे या फ़ौज इंटरवीन कर दे आकर के, कोई उनके ख्याल में कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई मार्शल लॉ आ जाए, जो कि शायद अब मुमकिन नहीं होगा। तो खान साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर वो टेम्परेचर्स लेकर के जा रहे हैं इतने ऊपर, उसको सस्टेन कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाएगा, वो खान साहब के अपनी सियासत के लिए नुकसानदेह होगा वो चीज़। मगर उनको ये लगता है कि वो इस तरह का एक यूफोरिया या एक फाशिस्ट जो नज़रिया मैं कहूँगा वो लेकर के वो जाना चाह रहे हैं, जो कि हमने पड़ोस में देखा है। जो मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है उसका भी यही तरीक़ेकार है। तो अगर तहरीक इंसाफ बीजेपी बनना चाह रही है तो मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में उसको रोका जाएगा। वो रेजिस्टेंस जो है वो सिंध में भी उन्हें मिलेगी, वो बलूचिस्तान में भी उन्हें मिलेगी, वो पंजाब में भी उन्हें मिलेगी। खाली खैबर पख्तूनख्वा के बल पर जो है अगर वो आना चाह रहे हैं तो मेरे ख़्याल में उन्हें दोबारा से जो है आइन और क़ानून के मुताबिक चलना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई चांस बचेगा वापस आने का। ठीक है, तो इफ्तिखार साहब, जिस तरह से अभी नैब के केस की इन्होंने जिक्र किया, तो आपको लगता है कि ये आप भी इस बात पे कन्विंस्ड है कि एक मैसेज दिया गया है कि जी आप देख लें, अगर आप इस तरफ निकलेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। और प्लस ये कि खान साहब ने भी आज जिक्र किया कि जी ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की मुहिम शुरू होगी। क्या वो इसी से लिंक कर रहे थे इस नैब के केस से, इस बात को? देखिए, जहाँ तक नैब का केस है, मैं तो नैब के अदारे के खिलाफ हूँ सिरे से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नैब का जो इदारा है वो परफॉर्म नहीं कर पाया माजी में, और अरबा रुपया ज़ाया किया गया और लोगों को ज़लील किया गया। और इस हद तक ज़लील किया गया कि अभी पिछले दिनों एक बहुत सीनियर जो ब्यूरोक्रेट है उसने ये अनाउंस किया कि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। तो उससे पूछा कि मैंने कि भी क्या हुआ, उसने कहा मैं 3.5 साल जेल में रह के आया हूँ नैब के केस में।
और मेरा जुर्म यह था कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तो नैब के अदारे को तो मैं नहीं समझता कोई अदारा है। लेकिन चौका ये अभी जो आपने हवाला दिया मुल्तान वाली बात का, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ वाइट पेपर जारी करूंगा। वो आपको शायद याद हो, शहजाद अकबर साहब रोजाना एक वाइट पेपर हाथ में लेके घंटों टेलीविजन के ऊपर बैठे रहे या नहीं रहे। उन वाइट पेपर्स का क्या नतीजा निकला? और ये जो मुकदमात चल रहे हैं 2000 से लोगों के खिलाफ, इनका नतीजा क्या निकला? इनका एक MNA था, वो कहता था कि हम इतने पैसे एक दिन में लाएंगे, मुंह पे मारेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वो सब कुछ गुजर गया। अब इमरान खान साहब ने कहा कि एक खातून से मेरे खिलाफ किताब लिखवाई गई। यानी खान साहब को ख्याल आना चाहिए, वो खातून उनकी अहले खाना थी, वो एहलिया थी, वो उनके निकाह में थी। अब ये ऐसा रवैया तो ना करें कि लोगों से इतनी लाल तलखी का इजहार कर दें। वहां पे ये फिक्र उन्होंने कहे हैं कि मेरे खिलाफ कंपेन की जाएगी। मैं जाती तौर पे ऐसी कंपेन्स के खिलाफ हूँ। लेकिन जनाब इमरान साहब, जो कंपेन आप करवा रहे हैं, जो नूर आलम पर हमला होता है PC में, आप उसको कंडेम नहीं करते। जो लोगों को आप उकसा रहे हैं ऐसे हवालों से जो असूली तौर पे दुरुस्त नहीं है, वो सियासत नहीं है। और अब जो वाक़या हुआ है आज मस्जिद में, उसके रद्द-ए-अमल में एक बलोच को जो ज्यादती की गई, उसका रद्द-ए-अमल देख लिया आपने। मैं डरता हूं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात फवाद चौधरी साहब कहते हैं, ये बात शेख रशीद साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर होगी अगर हमारी बात ना मानेगी और जल्द इलेक्शन ना करवाएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर सिविल वॉर होगी तो कहीं A पावर में होगा तो वो वहां पे करेगा, तो जहां B पावर में होगा वो फिर A को माफ नहीं करेगा। और मैंने इशारतन बात की PNA की तहरीक की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप क्या ये खेल दोबारा खेलना चाहते हैं? किसके इशारे पे खेलना चाहते हैं और क्यों खेलना चाहते हैं? इक़्तिदार में आने का तरीका वही था कि आप इलेक्शन के लिए इंतजार करें और इलेक्शन की तैयारी करें। ये धमकियों के जरिए मैं नहीं समझता कि रियासत के अंदर अब तब्दीली आएगी, और आनी नहीं चाहिए। जब ये वहां पे चढ़े हुए थे, वो क्या होता है कंटेनर, इनको बहुत बड़ी सपोर्ट थी, हम भूल जाते हैं, वो थी अलामा ताहिरुल कादरी की। अलामा ताहिरुल कादरी के इंतहाई कमिटेड लोग, मर्द और औरतें, जिस तरह डट के इनके साथ खड़े थे, वो कहां से आएंगे? वो किधर से लाएंगे वो ताकत? वो किधर से आएगी सपोर्ट? और फिर मेरा वही सवाल कि कितना पैसा खर्च हुआ सारी खेल पे? कोई ना कोई तो जवाब एक दिन लिया जाएगा ना इस मुल्क में। ऐसा ना करो, सियासत करो, यानी वो और आखिरी फिक्र मैं कहना चाहूंगा, भाई अगर इलेक्शन इतने प्यारे थे, यू वर द प्राइम मिनिस्टर, असेंबली तोड़ते, असेंबली डिसॉल्व करते, नए इलेक्शन अनाउंस करते। किसने रोका था? अमेरिका ने रोका था। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। उवैस तोई साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, मुख्तसरन ये कि जिस किस्म का खान साहब के जो अपने साबिक वज़रा बात कर रहे हैं खाना जंगी की या सिविल वॉर की, तो अगर ये हालात होते हैं तो फिर तो हाथ किसी के भी कुछ नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर खान साहब का ये वाला नैरेटिव जो फिलहाल तो उनके वोटर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बाय कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान इस हुकूमत का होगा कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाई जिसकी वो बात करके आई है, महंगाई के खात्मे की, महंगाई मुकाओ मुहिम की, तो फिर मेरा ख्याल है कि खान साहब का वोटर फिर खान साहब के साथ इंटैक्ट होगा और वो जस्टिफाइड होंगे ये बताने में कि जी मैं इस वजह से नहीं कर पाया था, परफॉर्म नहीं कर पाया या डिलीवर नहीं कर पाया। और अब सबसे बड़ी बात ये कि अभी इस पर बात ही नहीं हो रही कि खान साहब की हुकूमत 3.5 साल में, पौने 4 साल में डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन बहरहाल अगर ये हुकूमत नहीं कर पाती तो इस पर भी बात होना शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।